नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गबन भाग 34। लेखक मुंशी प्रेमचंद। रोदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिल्ख बिल्ख कर नहीं रोया, वो जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्योछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन फीका हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रोदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वो खूब रोई। क्या सोचकर रोई वो कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विह्वल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद ये सुख संवाद मिला। इतने दिनों वो छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वो प्रेम नहीं है। प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी। पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहां क्या समझकर बैठे हैं, इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आजाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कह सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी, गोपी, जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे, आप है रमेश बाबू। बाबूजी, मैं तो मरकर जिया हूं। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे, दोनों लौंडे आवारा है। मैं मरूं या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी मां को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई। वो न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहां रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं वो बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। ये तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोंक कर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा। मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तरद्दुद, चिंता न करें। मैं आज पान खाने नहीं,
भरपेट मिठाई खाने आया हूं। जालपा को पुकार कर, बहू जी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तश्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वो खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वो पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहीं हो ना। रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है। कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बहूजी, जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा के हस्ताक्षर थे। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का ही है, बिल्कुल साफ, धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहूजी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चे को पकड़कर घसीट लाए। ये बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपटकर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया। वही है रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ, सच कहती हूं। खत देखो ना रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूं। तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं? बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभा होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपए से कम न थे, सब न जाने कहां उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूं तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है। मांगती हूं तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूं मैं उधर जाऊं, इधर वो सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के गाहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूं गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ। रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके। दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वो मैं कर दूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रहा ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा। अब उन्हें यहां लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाए और पकड़ लाए। गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? दादाजी, मुंशी जी को आपत्ति तो थी। उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी ये हकतलफी न होती। गोपी ऐसे कहां के बड़े होशियार हैं, जहां जाते हैं कोई न कोई चीज खो आते हैं। हां, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सासस सुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था।
उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो है ही। जालपा, ठहरूंगी कहां? रतन, कई धर्मशालाएं हैं, नहीं तो होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाए तो मेरा बड़ा उपकार हो। ये मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना। बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमाकर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूं तो इसे अपने पास रख लेती हूं। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है, उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी हिठी हो जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े, तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा। जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। कुलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुड्ढे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता था, पर अपनी नजर में वो कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डीलडॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा चींच पड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, ये तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आओ। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था। और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता? यही बल और शांति का वो अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी।